Good marketing makes the company look smart. Great marketing makes the customer feel smart. AI इम्पोर्टेंट है मार्केटिंग में, लेकिन ऐसा कहना कि AI ही सब कुछ कर सकता है गलत होगा। AI यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन which AI we should use, this is very important. AI cannot remove people completely, but yes, वो आपको असिस्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। मेरा बहुत ज़्यादा फोकस है इस चीज़ पे कि हम लोग पहले ह्यूमन इंटेलिजेंस समझें, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है किसी के भी ब्रेन का डेवलपमेंट। अगर मैं उसे वो सब चीज़ें करवाऊंगा तो उसका ब्रेन डेवलप ही नहीं होगा, उसको पूरे टाइम आदत पड़ी रहेगी कि AI टूल पे काम करने की। तो ये कहना सही होगा कि ये आने वाले टाइम में जो आज डिजिटल मार्केटर्स हैं या जो हमारी एज ग्रुप के डिजिटल मार्केटर्स हैं, हम सबको कॉम्पीट करने वाले हैं। डिजिटल मार्केटिंग कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है, वो एक स्किल सेट है जो आपको कोई भी सीख सकता है। उसमें ऐसा नहीं है कि कोई एज ग्रुप बैरियर बनेगा या कोई एजुकेशन बैरियर बनेगी। नो, वो एक स्किल है जो आप सीखते हो और उसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा, कंटेंट इज द किंग, ये बोला जाता है बहुत ज़्यादा अच्छे से डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में। ये बात कहाँ तक सही है? जैसे आजकल काफ़ी ज़्यादा फेमस है मीम मार्केटिंग। हाँ जी, राइट। सो मीम मार्केटिंग के थ्रू किस तरीके से अपनी मार्केट प्लेस को हमें फेमस करना है, हमें आगे लेकर आना है, तो उसी के रिलेटेड हम रील्स बनाते हैं, एक फ़नी वे में, एक एक्टिविटी वे में, क्योंकि कंटेंट इज किंग। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि इफ़ कंटेंट इज किंग देन हु इज़ द क्वीन? ऑडियंस इज द क्वीन। इफ़ द क्वीन इज हैप्पी देन किंग इज हैप्पी। तो अगर हमारी ऑडियंस हैप्पी है ना, तो हमारा कंटेंट अच्छा है। गुड मार्केटिंग मेक्स द कंपनी लुक स्मार्ट. Great marketing makes the customer feel smart. Welcome back guys. आज दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के इस ग्रुप पॉडकास्ट सीरीज़ में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक अनदर एपिसोड इस ग्रुप पॉडकास्ट का। अभी तक के इस सीरीज़ के प्रीवियस पॉडकास्ट से आप सबका जो एप्रिसिएशन हमें मिल रहा है, उसको देखते हुए वी आर वेरी एक्साइटेड। तो इस बार हमने अपने पैनल में कुछ नए एक्सपर्ट्स को ऐड किया है जो डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री के, अगर मैं कहूँ, धुरंधर हैं, तो ये कहना बिल्कुल सही भी होगा। और स्टूडेंट्स के लिए मेंटोर हैं, टीचर हैं या करियर गाइड हैं जो उनके करियर को बनाते हैं। वो किसी भी फील्ड से आए हों, वो किसी भी स्ट्रीम से आए हों, उनका करियर एक सही स्ट्रीम में जाता है, उनका करियर एक सही लाइन ऑफ डायरेक्शन में देने वाले जो ट्रेनर्स होते हैं, हम इस ग्रुप पॉडकास्ट में उनको लेकर आए हैं। सो मैं वेलकम करता हूँ हमारे न्यू पैनलिस्ट का। तो आइए सबसे पहले हम मिलते हैं मिस्टर वैभव शर्मा, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट हेड ऑफ DIDM, मिस्टर शशांक गोयल, मिस्टर पंकज, मिस्टर दानिश एंड मिस्टर सुशांत। आप सबका वेलकम है हमारे इस ग्रुप पॉडकास्ट में गाइस। थैंक यू सर। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सुशांत, आपसे स्टार्ट करेंगे। सो बेसिकली देखिए, जो हमारी ऑडियंस के क्वेश्चंस हैं, हम इस एपिसोड में वो भी लेकर आ रहे हैं। हमारे पास प्रीवियस एपिसोड से कुछ ऑडियंस के स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं जो हमारे पास रिसीव हुए हैं, और हम चाहेंगे कि वो भी हम आपके साथ शेयर करें और आप उनको आंसर करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा, अभी जो एक ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है AI, उसी को लेके रहेगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस उसको लेके आ रहे हैं, क्वेरीज भी आ रही हैं स्टूडेंट्स की। AI क्या सब चीज़ कर सकता है, या AI के बारे में आप क्या समझते हैं कि AI बेसिकली स्टूडेंट लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है, डिजिटल मार्केटर की लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है, और क्या बिना AI के हम कुछ नहीं कर सकते? अगर AI की बात करें तो AI इम्पोर्टेंट है मार्केटिंग में, लेकिन ऐसा कहना कि AI ही सब कुछ कर सकता है गलत होगा। कई बार स्टूडेंट भी ये क्वेश्चन क्लास में पूछते हैं कि सर, अगर AI ही सब कुछ कर देगा तो फिर हम क्या करेंगे? तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मार्केटिंग साइकोलॉजी AI नहीं कर सकता, उसके लिए एक ह्यूमन की ही ज़रूरत होती है। जैसे एक कस्टमर 100 रुपये का प्रोडक्ट नहीं खरीदता, लेकिन वो 10,000 का प्रोडक्ट खरीद लेता है बिकॉज ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी, और वो सिर्फ ह्यूमन ही प्लान कर सकता है। अगर मैं डिसीजन मेकिंग की बात करूं तो अंडर प्रेशर कई बार क्लाइंट कहते हैं कि सर लीड आ रही है लेकिन कन्वर्जन नहीं आ रहा है। AI उस प्रेशर को कम नहीं कर सकता, और जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजी बनेगी वो एक मार्केटर ही बना सकता है, ना कि AI। तो AI सब कुछ नहीं कर सकता। AI आपका काम आसान कर सकता है, लेकिन पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकता। AI को लेके आप सबका क्या कहना है? जैसे सुशांत ने बताया कि AI पूरा ह्यूमन जो वर्क है वो ख़त्म नहीं करेगा, कुछ ऐसा भी एक एज रहेगा जहाँ पर ह्यूमन बेसिकली ज़रूरी है।
आपका क्या कहना है? सर मेरा एक पॉइंट है यहाँ पर कि एआई यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन विच एआई वी शुड यूज़, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे यहाँ DIDM में हम पहले एआई को एनालाइज करते हैं कि कौन सा एआई आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को अच्छा करेगा और कौन सा एआई बेकार करेगा, क्योंकि हर एआई अच्छा भी नहीं होता और हर एआई बेकार भी नहीं होता। तो एआई बेकार भी कर सकता है मार्केटिंग? हाँ, क्योंकि कुछ एआईज हैं ऐसे जो आपका डेटा चुरा सकते हैं, तो हम पहले कोशिश करते हैं कि हम उनको यूज़ करते हैं। हम स्टूडेंट को सिखाने से पहले खुद यूज़ करते हैं, क्योंकि हम अपने पैनल पर यूज़ करेंगे और जब वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं अच्छे से तो हम अपने स्टूडेंट को डिलीवर करते हैं। तो विच एआई यू शुड यूज़, ये हमारी मेनली प्रायोरिटी रहती है क्लासेस के अंदर। I would like to add something to it. Like I was reading somewhere, मैं कहीं 3-4 दिन पहले पढ़ रहा था कि जितने भी Amazon या जो Microsoft ये कंपनीज ने फायर किया था लोगों को बिकॉज ऑफ AI, and they have started rehiring, क्योंकि AI was not at that perfect level जिसको ह्यूमन बहुत इजीली कर सकता था। जैसे वन ऑफ माई स्टूडेंट ही वॉज आस्किंग मी कि क्या आप मुझे AI के थ्रू वॉइस जनरेट करके दे सकते हो, मतलब एक एजेंट बना के दे सकते हो जो मेरे लिए डायरेक्टली सिर्फ कॉल करे, क्योंकि मुझे दिन की अगर 1000 कॉल्स करनी है तो मैं नहीं कर सकता। तो उसका भी एक डेटा था कि लाइक ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पीपल दे वर डिसकनेक्टिंग कॉल्स, क्योंकि वो समझ आ रहा था लोगों को कि यार सामने से ना एक AI बात कर रहा है। सो AI कैन नॉट रिमूव पीपल कम्प्लीटली, बट येस वो आपको असिस्ट करने के लिए बहुत अच्छा है, आपको एक स्ट्रैटेजी बिल्डअप देने के लिए बहुत अच्छा है कि हाँ आपके काम को आसान कर देगा, बट येस वो आपकी पूरी जॉब नहीं ले सकता या आपके काम को बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकता। आपका क्या कहना है दानिश? लाइक इट्स एन ट्रांसफॉर्मेशन, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है डिजिटल मार्केटिंग के साथ भी, ठीक है। इसको हम एक ट्रांसफॉर्मेशन के साथ दे सकते हैं। जैसे अब हमें एड्स रन करने हैं, सो AI की हेल्प ले सकते हैं हम, उसमें हमें ऑडियंस बिल्ड करनी है तो AI की हेल्प ले सकते हैं। सो कहीं ना कहीं ह्यूमन तो चाहिए ही चाहिए उसको पूरी तरीके से बिल्ड करने के लिए। वैभव सर, आपका इस पे क्या कहना है? मुझे शशांक जी ने अभी जैसे हम सबको बताया भी कि हम AI को पहले टेस्ट करते हैं, सो हम क्या इसका अप्रोच रखते हैं कि हम कैसे जज करते हैं कि कौन सा AI हमारे स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है और कौन सा नहीं? आई थिंक शशांक जो कहना चाह रहे थे वो ये कहना चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं आजकल जो सारा गेम है वो डेटा का है, और चाहे वो आप अगर AI से पहले बात करें, फेसबुक हुआ, गूगल हुआ, दे हैव ऑल आवर डेटा। अभी क्या है, डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपनीज़ के लिए, इसलिए बहुत सारे AIs आ रहे हैं और AIs को ना आप सब कुछ बता दे रहे हो अपने एंड से। अपने कुछ लोग अपनी पर्सनल प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं, कुछ लोग प्रोफेशनल शेयर कर रहे हैं। इनफैक्ट ये तो जोक भी स्टार्ट होने लगा है कि लोग कंपनी का मेन डेटा, कॉन्फिडेंशियल डेटा AI को दे रहे हैं। इंस्टाग्राम पे ऐसी मीम्स आती हैं, देखी हैं। हाँ, तो कंपनी का पूरा कॉन्फिडेंशियल डेटा AI को दे रहे हैं। सो आई थिंक शशांक यही कहना चाह रहे हैं कि बहुत सारे AI, जैसे मे बी गूगल पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, देयर आर सम अदर कंपनीज, ChatGPT स्टार्टेड इट, आप उन पे ट्रस्ट कर सकते हो, बट अब बहुत सारी कंपनीज इस फील्ड में आ चुकी हैं जो शायद आपका डेटा कैप्चर करने की प्लानिंग से भी आई हो। सो बेसिकली शशांक आई थिंक उस तरफ थोड़ा सा इंडिकेशन करना चाह रहे हैं कि अगर आप AI यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको भी बिवेयर होने की ज़रूरत है कि कौन सा AI यूज़ करना है और कौन सा नहीं करना, इसमें भी अभी हमें समझने की ज़रूरत है। जो स्टूडेंट है, जो वर्किंग प्रोफेशनल है, वो कैसे इसको वर्कआउट करे, उसके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा AI के? मैं यही समझाना चाहूँगा कि हर AI में एक ऑप्शन होता है कि वो आपके कितना डेटा स्टोर करके रख सकता है। ChatGPT के पास भी ऑप्शन है, Gemini में भी आप अपनी चैट्स डिलीट कर सकते हो, AI के साथ मैनेज कर सकते हो सेटिंग्स पे जाके। तो आप अगर नहीं चाहते हो उसके पास आपका सारा डेटा रहे, दो पर्सनली मेरे भी इसमें अपने 2 ओपिनियन है। लाइक अगर आपका डेटा उसके पास होगा तो आपको बार बार सेम चीज़ उसे नहीं बतानी पड़ेगी, आप उसके आगे के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो मे बी आप कोई एक AI ऐसा यूज़ कर रहे हो जहाँ पर आपका सारा डेटा है, बट बाकी सारे AIs को आप, मैं यही बोलूँगा कि आप प्रेफरेंसेस में जाके अपनी जो हिस्ट्री है, चैट हिस्ट्री, आप उसे या तो क्लोज करके रखें या डिलीट करते रहें, वो ज़्यादा बेटर ही होगा आपके लिए। अच्छा, एक क्वेश्चन और है जो पूछा जा रहा है आपसे कि AI कोर्स करना इज़ गुड और डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, मतलब आप इसको थोड़ा सा क्लियर करें। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन है ऑडियंस का जो हमारे पास आया भी है कि AI कोर्स अगर मुझे करना है तो मैं जो मास्टर्स कोर्स होता है, AI पावर्ड कोर्सेज होता है, वो मैं कर लेता हूँ तो क्या इनफ है मेरे लिए अगर मैं नॉन टेक बैकग्राउंड से हूँ? आप कहना चाहते हैं AI कोर्स जो कि जहाँ पर कोडिंग सीख रहे हैं और AI डेवलप कर रहे हैं स्टूडेंट्स? मुझे लगता है कि अभी ना स्टूडेंट को ये चीज़ क्लियर नहीं है जो आपने एक बात बोली। मैं वही आपसे समझना चाहता हूँ कि AI कोर्स अगर मुझे एक नॉर्मल AI को अडॉप्ट करना है अपनी लाइफ में, जैसे डिजिटल को हमें अडॉप्ट करना चाहिए, जिसने नहीं किया है उसको करना चाहिए, जिसने कर लिया है उसको AI अडॉप्ट करना चाहिए, तो उसके लिए क्या हमारे जो कोर्सेज हैं जो DIDM में कराए जाते हैं वो इनफ है?
100% एनफ है, क्योंकि आप इसको ऐसा समझ के चलिए, हमारी शायद इससे पहले वाले पॉडकास्ट में एक बार बात भी हुई है कि हम शुरुआत के एक हफ्ते के बाद से एआई को यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, और जो कुछ भी प्रोफेशनली स्टूडेंट कर रहा होगा उस सब चीज़ों में कैसे कैसे वो एआई यूज़ कर सकता है, ये थ्रू आउट द कोर्स चलता रहता है। तो एक डिजिटल मार्केटर को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जितना एआई यूज़ करना होगा वो कोर्स के एंड तक रेगुलर बेसिस पे वो सीखता है, किस तरह से प्रॉम्प्ट्स बनाने हैं, क्या क्या एआई का यूटिलाइजेशन वो कर सकता है, कौन से पर्टिकुलर टास्क के लिए कौन सा एआई यूज़ करना बेटर है, वो सब चीज़ें वो एंड तक सीख जाता है। अब कोई स्टूडेंट जब इतना सीख रहा है तो वो इतना भी अंडरस्टैंड उसको होने लग जाता है कि अगर पर्सनल कोई प्रॉब्लम है उसकी तो वो उसमें भी उसे कैसे यूज़ करे। तो अगर कोई पर्सन थोड़ा एआई टैक सेवी बनना चाहता है और वो चाहता है कि वो मल्टीपल टास्क एआई से करवा सके, हमारा कोर्स सफिशिएंट है उसके लिए 100%। लाइक यहाँ पर एक और चीज़ भी है कि लाइक सोशल मीडिया है, लाइक आजकल लोग उसको कंटेंट क्रिएशन के लिए यूज़ करते हैं, तो सबसे बड़ा असिस्टेंट जो हो सकता है वो आपका वो एआई ही हो सकता है। आपको कंटेंट क्रिएट करके देगा, आपको कंटेंट बताएगा, सारी चीज़ें वो आपको बता कर देगा, जिसके साथ अपना सोशल मीडिया अकाउंट आप ग्रो कर सकते हो। वेरी नाइस। सो कहीं ना एक इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मैं नॉन टेक हूँ और मुझे एआई सीखना है उतना जितना एक करियर ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, तो वो जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स DIDM से हो रहा है वो उसमें ऑलरेडी इक्विप्ड है। 100%। उसमें मुझे अलग से कुछ Yes, कोडिंग या इन 100%. चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। यस, डेफिनेटली। हर मॉड्यूल के साथ हमने एआई को जोड़ रखा है। नाइस। सो मैं यहाँ पर एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये समझाना चाहूँगा कि एआई अगर कोई डेवलपमेंट करना चाहता है तो वो एक कोडिंग का पार्ट है जो कि डिजिटल मार्केटिंग से बहुत अलग है। उसमें उसको कुछ लैंग्वेजेस सीखनी पड़ती है, उसके बाद जाके वो कुछ एआई मॉडल डेवलप कर सकता है। इट्स अ डिफरेंट कोर्स, डिफरेंट लर्निंग, डिफरेंट नॉलेज। हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं मार्केटिंग की। हम लोग अपने कोर्स के अंदर वो सारे एआई टूल सिखाते हैं जो कि किसी भी मार्केटर को हेल्प करते हैं डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए, या रिसर्च वर्क करने के लिए, या फिर एड कॉपीज लिखने के लिए, ग्राफिक्स बनाने के लिए, कंटेंट लिखने के लिए। वो सारा मार्केटिंग के लिए जितना भी एआई यूज़ होगा वो हम इसमें सिखाते हैं। दूसरी चीज़ मैं ये भी बहुत क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि हम लोग सिर्फ एआई डिपेंडेंट नहीं है। हम लोगों ने एआई को जरूर यूज़ किया है, लेकिन एआई क्या है? एआई बेसिकली आजकल जो भी इंफॉर्मेशन एआई आपको दिखाता है वो सब सर्च इंजन्स के थ्रू दिखा रहा है। सारा डेटा ऑलरेडी सर्च इंजन पे, मतलब आप जो देख रहे हैं वो ऑलरेडी किसी वेबसाइट पे कहीं ना कहीं लिखा गया है। उसका खुद से कुछ नहीं है, वो खुद से नहीं हाँ, कुछ वो कर तो रहा है। सर्च इंजन्स को यूज कर रहा है और वो डेटा आपको दिखा दे रहा है। अब हम लोग इसी वजह से आज भी मैनुअली काम करना भी सिखाते हैं कि वही काम ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ कैसे करना है। अब आपको उसको एक अलग फॉर्म में एआई के साथ अगर करना है वो भी हमें बताना पड़ता है, बिकॉज लुक आज एआई जिस फेज में चल रहा है वो गूगल से दिखा रहा है। मे बी कल को एआई उस फेज में हो कि हमारे स्टूडेंट्स आज से 1 साल बाद कंप्लीटली डिपेंडेंट शायद हो सके किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए उस पर, तो कम से कम उन्हें करना आता हो। तो हम दोनों ही स्ट्रैटेजीज अभी लेकर फॉलो करते हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम दोनों तरीके से डिजिटल मार्केटिंग करना सीखते हैं हमारे। आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग Please. जैसे अभी क्लास 12th के एग्जाम्स भी खत्म हो रहे हैं और बच्चे रील्स ही सब कुछ है उनके लिए। रील्स हो गया या यूट्यूब शॉर्ट्स हो गया, क्योंकि वो शॉर्ट कंटेंट देखना प्रेफर करते हैं। अब जैसे ही वो रील ओपन करते हैं, अब हम सबको पता है कि एल्गोरिथम कैसे काम करती है, वो भी एआई से काम कर रही है। तो सबको आजकल एक ही चीज़ दिखती है कि एआई से आप ये बना सकते हो, एआई से आप वो टूल बना सकते हो। सो देयर इज़ अ डिफरेंस। मेकिंग अ टूल एंड यूजिंग दैट टूल फॉर मार्केटिंग पर्पस इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। जो आप टूल बना रहे हो, जैसे हम लोग चैट जीपीटी की बात करते हैं, सो ड्यूरिंग दिस कोर्स हम लोग चैट जीपीटी बनाना नहीं सीखते हैं, हम लोग चैट जीपीटी को यूज़ कैसे करते हैं मार्केटिंग में, इंटीग्रेट कैसे करते हैं वो सीखते हैं। सो यहाँ पे डिफरेंस है। मार्केटिंग इज़ ऑल अबाउट सेलिंग एंड मेकिंग योर ब्रांड विजिबल इन द ऑनलाइन वर्ल्ड। और चैट जीपीटी या XYZ कोई और ब्रांड या कोई और एआई टूल हमें असिस्ट करेगा कि मुझे अगर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनानी है कि फॉर एग्जांपल इफ़ आई वांट टू सेल दिस बॉटल, राइट, तो ये बॉटल कैसे लोगों तक रीच आउट होगी, मुझे वो बनाना है। मुझे अगर वो स्ट्रैटेजी बिल्डअप करनी है तो उसके लिए आई विल बी यूजिंग दोज एआई टूल्स, नॉट बिल्डिंग दैट एआई टूल। बढ़िया, काफ़ी अच्छी क्लैरिटी हुई इस पर्टिकुलर टॉपिक से, एआई से। एंड आई होप कि ऑडियंस को भी समझ में आया होगा कि एआई के ऊपर मल्टीपल चीज़ें हैं। सिर्फ एक टर्म को लेके हमें कहते हैं ना कि कोई एक चीज़ आ जाती है मार्केट में, हम उसी को लेके सोचते हैं कि यही सब कुछ है। ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके पीछे बहुत साइंस भी है। तो आपको भी इस चीज़ को समझना होगा कि आपको अपने करियर को
अपने अकॉर्डिंग किस डायरेक्शन में लेके जाना है और क्या आपके लिए बेस्ट है। सिर्फ आप एक उसमें ना चले जाएं कि नहीं एआई है तो एआई सब जॉब ले लेगा या एआई सब चीज़ ख़त्म कर देगा, ऐसा कभी होता ही नहीं है। आई होप टेक्नोलॉजी तो जब भी आती है डेवलपमेंट के साथ आती है, नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर ही आती है, राइट। और हम यहाँ पे एक चीज़ और, बच्चों का एआई का फोमो रिमूव करते हैं। लाइक बच्चों को बहुत फोमो है कि यार मुझे ये नहीं आता या मुझे वो नहीं आता, सो हम वो यहाँ पे भी विद द हेल्प ऑफ दिस कोर्स लाइक इंटीग्रेटेड विद एआई वो फोमो को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। पंकज जी आपसे एक क्वेश्चन है, फोमो आपने वर्ड बोला तो माइंड में क्लिक हुआ। मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स का ना कैमरा वाला फोमो भी बहुत अच्छे से रिमूव करते हैं, तो वो कैसे करते हैं? और स्टूडेंट्स जब आते हैं और वो हर कोई कैमरा प्रेजेंस नहीं कर पाता लाइफ में, जब टाइम मिलता है या जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो करते हैं, फर्स्ट टाइम सबको फियर लगता है, उसको आप कैसे काउंटर करते हो स्टूडेंट्स के लिए, वो आप बताओ। सी यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बच्चों को विच इज़ फोमो, विच इज़ फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो उनको ये लगता है कि यार अगर मैंने कंटेंट डाला या मैं कैमरा शाई हूँ, पता नहीं मेरी फ़ोटो कैसी आएगी या फ़िल्टर्स को कैसे यूज़ करना है, तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती है कि मैं अपने अकाउंट पे कुछ पोस्ट नहीं कर सकता या कर सकती, तो उनको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमने अपने ही चैनल दे दिए उनको, लाइक विद द हेल्प ऑफ आवर लाइव प्रोजेक्ट्स या हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनका ही काम उनको दे दिया कि आप इनके लिए वीडियोस बनाओ, एंड इट इज़ आवर ड्यूटी, हमारी ड्यूटी है कि आपको कैसे प्रेजेंट करना है। बस उनको एक बार एक क्लिक देना है कि उनको ट्रिगर देना है कि आप अगर एक कैमरा पे आते हो, या इवन यू कैन स्टार्ट विद कैमरा शूटिंग। जब वो शूट करते हैं तो उनको सामने दिखता है कि यार ये सामने बंदा ऐसा दिख रहा है और इफ़ आई विल बी देयर तो मैं कैसा दिख सकता हूँ। तो उनको हम लोग बहुत प्रैक्टिस भी देते हैं एंड इवन उनके कई ट्रायल्स भी होते हैं, और कई बार उनको हम लोग फ़नी वीडियोज़ में या फिर किसी भी वे में यूटिलाइज़ करने की कोशिश करते हैं कि अगर एक बार उनको एक क्लिक मिल जाए देन उसके बाद इट इज़ सॉर्टेड, वो बार बार उन वीडियोज़ में आएंगे। सो देयर वाज अ वन गर्ल इन माई क्लास एंड लाइक शी वॉज वेरी शाई कि सर कोई क्या बोलेगा। सो इट वाज लाइक यार आप करके देखो, एक ट्राई करके देखो। सो उनकी उस वीडियो के ऊपर कुछ व्यूज़ आए, पीपल स्टार्टेड लाफिंग, एंड वो एक उनको ऐसा खुद क्लिक किया कि शी स्टार्टेड मेकिंग वीडियोज़, एंड आज उनके खुद के ऑलमोस्ट अगर 14,000-15,000 फॉलोअर्स हैं अपने। उनका नाम बताएंगे ऑडियंस को आप? वो जन्नत। अच्छा, सो शी इज़ डूइंग गुड नाउ। या शी इज़ डूइंग गुड। बहुत बढ़िया। एंड कंटेंट क्रिएशन में ही स्टैटिक का भी एक पार्ट आता है जिसमें आप क्रिएटिव्स वगैरह भी बनाते हैं, स्टूडेंट्स सीखते हैं, मिस्टेक्स भी करते होंगे, हाउ यू ट्रेन देम ऑन दिस जब वो मिस्टेक्स करते सी देयर आर टू थिंग्स नाउ, एक तो मैनुअली एंड देन एआई के थ्रू। कि एक बार मैं उनको बोलता हूँ कि ठीक है आप खुद से बनाओ और आप सेम चीज़ को बनवाओ विद द हेल्प ऑफ एआई, एंड देन देखो उसमें डिफरेंस क्या है। फिर मैं अपना उसमें पॉइंट ऑफ व्यू ऐड करता हूँ कि यार अगर आपको इफ़ ब्रांड इज़ कमिंग विद अ रेड कलर तो आपको उसको इंटीग्रेट कैसे करना है उसमें, एंड फिर जैसे वो पूरा का पूरा बनाते हैं हम उसका फीडबैक खुद भी देते हैं, एंड उसका फीडबैक हम लोग 2-3 एआई टूल से भी लेते हैं कि वो क्या बता रहा है, उसकी साइकोलॉजी क्या है। देन उसको इंटीग्रेट करने के बाद वी मेक श्योर कि वो उसको हम कैसे यूटिलाइज़ करें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। सो इसको ह्यूमन इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूजन समझा जाएगा उससे? बिल्कुल सर, यही हमारी स्ट्रैटेजी होती है पढ़ाते हुए स्टूडेंट्स के लिए। बिकॉज देखो स्टूडेंट क्या है, वो हमेशा शॉर्टकट ढूंढेगा, और अगर मैंने भी उसे सिर्फ एआई से पढ़ा दिया वो कभी भी एक्चुअल लर्निंग ले ही नहीं पाएगा। तो मेरा बहुत ज़्यादा फोकस है इस चीज़ पे कि हम लोग पहले ह्यूमन इंटेलिजेंस समझें, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है किसी के भी ब्रेन का डेवलपमेंट। अगर मैं उसे वो सब चीज़ें करवाऊंगा ही नहीं तो उसका ब्रेन डेवलप ही नहीं होगा, उसको पूरे टाइम आदत पड़ी रहेगी कि एआई टूल पे काम करने की। मेरा बस एक ही क्वेश्चन होता है कि लेट्स से कुछ ऐसा हो जाए कि आपका इंटरनेट 2 घंटे के लिए बंद हो जाए, अगर ह्यूमन इंटेलिजेंस होगी वो काम कर लेगी, लेकिन अगर उसके पास इंटरनेट बंद है वो फिर एआई के बेस पे बैठा ही रहेगा 2 घंटे, वो कुछ यूजलेस है वो फिर पर्सन। तो हम यूजलेस नहीं बनाते अपने स्टूडेंट को, हम बहुत यूजफुल बनाते हैं अपने स्टूडेंट्स को। तो अभी तक तो हम लोग सिर्फ जेन जी से ही डील कर रहे थे, बट आई गेस अब मुझे थोड़ा टफ लग रहा है क्योंकि जेन अल्फ़ा भी आने वाला है। आई गेस जेन अल्फ़ा इज़ वे मोर अबव जेन जी। अब उनके जितने स्लैंग्स थे अब वो समझना अब तक टफ हो गया था। अब मुझे लगता है कि सर जेन अल्फ़ा क्या नया लेकर आता है। लेट्स सी, शायद इसी बैच से ही स्टार्ट हो जाएंगे जेन अल्फ़ा, एंड लेट्स वेलकम देम। आई थिंक हमने जेन जी संभाल लिए तो सब संभाल सकते हैं। लेकिन ये जो स्लैंग्स वाली बात कही है ना, ये तो सच में मतलब बहुत अलग ही है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स लेट हो जाते हैं, तो अगर ग्रुप में हम मैसेज डालते हैं कि भाई कितनी देर में आ रहे हो, तो वो बहुत शॉर्ट फॉर्म्स यूज करते हैं किसी भी चीज़ को बताने के लिए। जैसे एक स्टूडेंट ने लिखा था
OMW। तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मतलब इसका मतलब क्या है, और बहुत टाइम बाद मैंने इसको गैस किया कि इसका मतलब है ऑन माई वे। मतलब पूरा ऐसे एक पजल की तरह सॉल्व करना पड़ता है कि सामने वाला बोल क्या रहा है। एक्चुअली ये डिजिटल मार्केटिंग में भी एडेड है। लाइक अब जितने भी जेनजी जो ये सोशल मीडिया या कंटेंट क्रिएटर्स हैं, आप इनको देखो, ये दे आर यूजिंग दिस स्लैंग ओनली। जैसे मैं एक बार क्लास में थोड़ा सा स्ट्रेस में था, तो मेरे को एक स्टूडेंट ने बोला कि सर प्लीज़ योलो, एंड आई वाज लाइक, मैंने कहा व्हाट इज योलो? तो योलो वाज यू लिव ओनली वंस। अरे वाह, वेरी मैंने कहा ये नाइस। तो मेरे को पता है। तो कह रहे लेकिन सर दिस इज स्लैंग योलो। तो अब देखो इतना संभाला है, तो आगे देखते हैं क्या आता है। राइट। नहीं, अच्छा है काफ़ी। जेनजीज के साथ तो सभी का एक्सपीरियंस यूनिक और बड़ा Unique डिफरेंट रहा होगा। शशांक सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर हमारे पास में मतलब सभी तरह के एज ग्रुप के लोग आते हैं, बड़े भी आते हैं, बिजनेसमैन भी आते हैं, और वर्किंग वुमेन्स, वर्किंग मैन, बिजनेस ओनर सभी आते हैं, और जेनजीज भी आते हैं। अब हमें सबको टैकल करना होता है। तो मैं अक्सर अपनी क्लास में बोलता हूँ कि ठीक है, आपको तो पता है कि शायद मैं सर हूँ, मे भी अभी न्यू जनरेशन को कैसे बताएंगे कि सर क्या होता है, वो एक ओहदा क्या होता है। तो हमें क्या है ना कि हर एज ग्रुप के साथ टैकल करना है। तो हम अपनी क्लासेस के अंदर पैटर्न्स इस तरह के बनाते हैं कि सभी एज ग्रुप को वो चीज़ें समझ में आएँ, और मार्केटिंग को इतना सीरियस भी लेना है, फ़न वे में भी लेना है कि वो हर किसी के लिए वो एग्जांपल सेट हो जाएं। तो कोशिश करते हैं कि ये जो जनरेशन है इनके साथ भी हमें चलना है, और जो हमारी एज के लोग हैं उनके साथ भी चलना है। तो सभी एज को टैकल करना है, और ये हम करते हैं। तो अच्छा है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी एक पॉइंट जो चल रहा था फियर को लेकर, तो हमने पैटर्न एक इस तरह का बनाया है कि मैं अक्सर अपने स्टूडेंट को बोलता हूँ कि इफ़ इट इज़ ईजी इट्स नॉट टू बी राइट, इफ़ इट इज़ राइट इट्स नॉट टू बी ईजी, सो मेक योर डिसीजन एंड मेक इट राइट। तो सबसे पहला पॉइंट है कि हम उसकी प्रॉब्लम को समझें कि वाई यू आर हेयर। ठीक है, आपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स किया, तो उनको ये एजेंडा क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि क्यों किया। अच्छा, और आपको करना क्या है। इफ़ आप अगर इफ़ यू विल नॉट फेस एनी कैमरा, तो आप आगे जाके खुद भी नहीं कर पाओगे। तो डिजिटल मार्केटिंग इज़ ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन, राइट। है ना। तो आपको फेस करना पड़ेगा। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं कि लाइक कैमरा सामने आते ही डर जाते हैं। तो हमने क्या पैटर्न किया है कि हम ग्रुप में टास्क देते हैं। ठीक है, आप अभी इंडिविजुअल मत करो, ग्रुप में किसी के साथ करो। तो वो उस ग्रुप के अंदर ना शायद वो सिर्फ 5 सेकंड का शॉट करेंगे। और मैंने अक्सर देखा है कि एक्सपीरियंस है ये, बहुत बच्चे आके फिर ये बोलते हैं कि सर अच्छा लगा, अब मज़ा आया। मैं मज़ा आया बेटा, चलो एक काम करो, इस बार आप एक 15 सेकंड की रील बनाओ अपने लिए। तो क्लासरूम ट्रेनिंग के अंदर हमने ग्रुप को फिर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो इंडिविजुअल भी बहुत मज़ा आएगा। और मेरे पास एक स्टूडेंट है ऋतिक, जिसने मेरे पास रहकर 14 चीज़ बनाई हैं फॉर DIDM, फॉर अपने क्लाइंट के लिए भी और अपने लिए भी, और उसके बाद उसकी जॉब भी लगी है। तो उसका ये था कि सर अब तो मज़ा आता है। और वही बच्चा जो कभी मेरे सामने ये कहता था कि सर डर लग रहा है, और वो आज ये इतनी सारी रील्स बना रहा है और कंटेंट क्रिएशन की वो जॉब कर रहा है, तो ये बहुत अच्छा है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। और जब हम किसी भी मार्केटिंग भी हमें क्या सिखाती है कि अगर हम बिज़नेस की प्रॉब्लम समझ जाएं तो वो मार्केटिंग है। एक बिज़नेस ओनर क्या चाहता है, सेल। और अगर हम बच्चे की प्रॉब्लम समझ जाएं कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, फियर ऑफ कैमरा, फियर ऑफ स्पीकिंग, तो छोटे छोटे पार्ट्स में हमने जो पूरा DIDM के अंदर हम सब ने एक सेंट्रलाइजेशन जो स्टार्ट किया है कि हम सेट करते हैं बच्चे का पैटर्न, छोटे छोटे पार्ट्स में उसको टास्क देना। और जब वो टास्क देते हैं, वो जब उन छोटे छोटे टास्क को करता है ना, तो बड़ा टास्क अपने आप हो जाता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक रैपिड फायर क्वेश्चन आप सबके लिए, फास्ट वे में बताना पड़ेगा। सबसे यंगेस्ट एज जिसको आपने डिजिटल मार्केटिंग सिखाया हो? 11 ईयर्स। 11 ईयर्स। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज़ मैंने एक ही बेंच पर स्टूडेंट वो 11 ईयर्स को, उसके पापा दोनों को एक साथ पढ़ाया है। स्टूडेंट को और उसके पापा को दोनों को एक साथ पढ़ाया है। दोनों ने एक साथ एक क्लास में पढ़ा? और जब कॉन्वोकेशन थी तो फिर पापा ने मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाई थी, और जो हमारे फेलो ट्रेनर्स थे बच्चे ने उनके साथ खिंचवाई थी। ये तो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अच्छा एक है। और बाकी आप सब ने? मेरा तो अभी एक एडमिशन हुआ है, ही इज 13 जस्ट 13। ओके। लाइक 16 इज द नंबर। मेरा क्लास 10th में है, आई गेस शी इज 16, 15, 13 और 14। 13, शी इज इन क्लास 10th, तो आई गेस 14 ही है। बट मैंने इससे पहले 11 ईयर्स के एक स्टूडेंट को पढ़ाया था। लाइक सो ओवरऑल वैभव सर एक बात बताइए, 11 ईयर्स, 13, 16,
मतलब यहाँ पर कोई लिमिट है या कोई भी सीख लेगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स? देखिए, बेसिकली हम ये मान के चलते हैं जनरली कि एक 10th पास स्टूडेंट थोड़ा सा ज़्यादा, देखिए पहले हम ये सोचते थे 12th पास स्टूडेंट। उसका रीज़न क्या है कि क्योंकि बच्चे को ना हम समझते थे उसे कन्वर्जन पता होनी चाहिए क्या है, उसे लीड पता होना चाहिए क्या है। अभी थोड़ा सा एजुकेशन भी इवॉल्व हो चुकी है। अभी आई थिंक जो 10th पास स्टूडेंट है दे आर गुड इनफ, वो आके इस पर्टिकुलर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत अच्छा सीख सकते हैं। बिकॉज आप उनकी बुक्स उठा के देखिए, उसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिजनेस से रिलेटेड होती है, वो समझते हैं उन चीज़ों को, बिजनेस को समझते हैं। और डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ही बेसिकली किसी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सिखाते हैं, चाहे आप SEO कर लीजिए या गूगल एड्स कर लीजिए, सोशल मीडिया कर लीजिए। सो आई वेरी मच बिलीव कि जो इनके पास स्टूडेंट्स आए होंगे 11, 13 और 16 के, वो सब बहुत अच्छा सीख के गए होंगे और शायद जो उनसे बहुत बड़ी एज वाले थे उनसे भी बेटर सीख के गए होंगे, बिकॉज उनके अंदर वो ज़ील, वो एनर्जी और वो जोश बहुत ही डिफरेंट लेवल का होता है। सो बिल्कुल सीख सकते हैं अगर आपने 10th भी क्लास किया है और आपको नॉलेज है जो भी इंटरनेट चलाने की थोड़ा बहुत, तो बिल्कुल आप बहुत अच्छे डिजिटल मार्केटर। राइट, अभी जो मैं बता रहा था, जो मेरा स्टूडेंट अभी एडमिशन हुआ है वो 8th में है एंड ही इज सुपर एक्टिव, पूरी क्लास में सबसे ज़्यादा एक्टिव है वो। और सबसे ज़्यादा एज ग्रुप के कौन से स्टूडेंट्स हैं वहाँ उस क्लास एज में? ग्रुप का उसी बैच में? उसी क्लास में, हाँ। उसी क्लास में सबसे ज्यादा एज ग्रुप Average? में भी एवरेज जो Approx? होगा वो 40 होगा। मतलब वो 40 वालों से भी एक्टिव है? हाँ, 40 वालों से भी वो एक्टिव है और सबसे ज्यादा, सबसे पहले टास्क उसके कंप्लीट होते हैं, असाइनमेंट्स कंप्लीट होते हैं, हर उसमें वो सुपर एक्टिव रहते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं कि आने वाली जनरेशन और भी ज़्यादा फास्ट है। तो ये जो हम जिन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं अभी, जो काफ़ी यंग एज में भी हैं, तो ये कहना सही होगा कि ये आने वाले टाइम में जो आज डिजिटल मार्केटर्स हैं या जो हमारी एज ग्रुप के डिजिटल मार्केटर्स हैं, हम सबको कॉम्पीट करने वाले हैं। सर एक ना बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मैं DRM का एक ऑनलाइन बैच ले रहा था, तो उसमें एक स्टूडेंट आया था मेरे पास। तो मुझे लगा कि वो 28-30 ईयर्स का होगा, एंड क्योंकि मैंने उसकी सिर्फ आवाज़ सुनी थी। तो वंस अ डे उसने मुझे विश करने के लिए एक वीडियो कॉल किया और मुझे पता लगा कि वो जस्ट 14 ईयर्स का है। और शॉकिंग बात ये थी कि उसकी पंजाब के एक मॉल में पूरी एजेंसी थी, 7-8 लोगों को वो चला रहा था और 11 क्लाइंट को वो उस टाइम पर टैकल कर रहा था। तो मैंने उससे लिस्ट मांगी तो उसने मुझे लिस्ट भी भेज दी। तो नंबर वाज शॉक्ड। तो मैंने कहा कि क्यों करना है ये फिर कोर्स? कहता है सर मुझे ना डीप में सीखना है। तो मुझे लगता है कि ठीक है, तो हमने उसको फिर डीप में करवाया भी। और मैं तो तुम्हें अभी तक बताया क्यों नहीं? तो कहता है कि सर मैं छोटा हूँ और मैंने अपनी पर्सनैलिटी को इतना डेवलप किया है क्योंकि उसके सेल्स के स्किल्स अच्छे थे बट मार्केटिंग के नहीं, वो जो करने आया था। तो कहता है इसलिए मैं कभी भी किसी क्लाइंट के सामने वीडियो कॉल नहीं करता, सिर्फ फ़ोन पे बात करता हूँ। तो ऐसे भी मेरे पास केस हैं और बहुत अच्छे अच्छे केस आते हैं। और ऐसा नहीं है कि जेनजीज नहीं करते, जो सीरियस हैं वो कर लेते हैं, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है, वो एक स्किल सेट है जो आपको कोई भी सीख सकता है। उसमें ऐसा नहीं है कि कोई एज ग्रुप बैरियर बनेगा या कोई एजुकेशन बैरियर बनेगी, नो। वो एक स्किल है जो आप सीखते हो और उसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, ये है। सो कोई ज़ीरो पे है, कोई लर्नर है, किसी को थोड़ा बहुत भी आइडिया है कि यार पूरे डिजिटल मार्केटिंग में एक सेगमेंट भी आता है, स्टिल द कंप्लीट नॉलेज इज इम्पॉर्टेंट फॉर दैम। एक्चुअली इसमें बेस्ट पार्ट भी क्या है ना कि जब आई गेस लॉकडाउन आया था उसी के टाइम पे गवर्नमेंट भी पॉलिसी लेकर आई थी अराउंड 2020 में। आप शायद NEP की बात कर रहे हैं। NEP की बात, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। सो उसमें भी उन्होंने ये कंपलसरी कर दिया स्कूल्स में कि आफ्टर क्लास 8th तो वहाँ पर यू नीड टू ऐड सम स्किल्स। अब वो फाइनेंशियल स्किल्स थी या मार्केटिंग स्किल्स थी या लर्निंग न्यू लैंग्वेज स्किल्स थी। सो अब जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि 8th क्लास का स्टूडेंट है या 9th का या 10th का है, सो ये आई गेस वहीं से चलता हुआ आ रहा है। 6-7 साल पहले ही उन बच्चों में थोड़ा बहुत इनकलकेट होना स्टार्ट हो चुका है ये सारी स्किल्स जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के थ्रू आज हमें बेनिफिट कर रही हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है आप सबसे। एक बात बताएं, एक बहुत बड़ा चंक होता है स्टूडेंट्स का जो डिस्टेंस लर्निंग में अपने ग्रेजुएशन को कर रहा होता है या पोस्ट ग्रेजुएशन को भी कर रहा होता है। सबको रेगुलर कॉलेज में जाने का मौका नहीं मिल पाता है, कई बार मल्टीपल सर्कमस्टेंसेस होते हैं, तो वो अपना डिस्टेंस लर्निंग करते हैं या वो प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम्स तक नहीं पहुंच पाते हैं, वो मे बी BA BCom जो भी वो BSc है जो भी वो कर रहे हैं, राइट। तो ऐसे में क्या डिजिटल मार्केटिंग उनके लिए एक
प्लान बी या बैकअप प्लान एक्ट कर सकता है? सर डिजिटल मार्केटिंग प्लान बी नहीं, प्लान ए ही होना चाहिए। अगर आप डिस्टेंस लर्निंग में कर रहे हो या फिर आप किसी भी सर्कमस्टांसिस की वजह से रेगुलर कॉलेजेस नहीं कर रहे हैं या डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ एक ऐसा स्किल सेट जो आपको करियर बना के देगा या फिर आप उसके साथ साथ कमा भी सकते हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं अगर आपके ग्रेजुएशन में 3 इयर्स का काम है तो आप 3 साल के लिए डेडिकेटेडली अगर आप इसमें करियर बनाते हो तो शायद आपको अपने करियर के बारे में सोचने की नीड नहीं पड़ेगी। तो चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हैं, डेफिनेटली ऐसा स्किल सेट है जो आपको आना ही आना चाहिए। और आई थिंक मेरा मानना यह है कि ये कंपलसरी चीज़ है और सबके लिए ही मस्ट है उनके लिए। मस्ट है, बिल्कुल बिल्कुल मस्ट है। और क्योंकि अगर आप मार्केटिंग के ऑरा को समझते हैं, अगर आप बिजनेसेस के लॉजिक को समझते हैं, तो ये बहुत इजी हो जाता है फिर आपके लिए समझना। ऐसा नहीं है कि आपको कोई टेक्निकल नॉलेज चाहिए, चाहे आप कोई भी किसी भी एजुकेशन बैकग्राउंड से हो, डेफिनेटली आप बहुत आराम से इस कोर्स को कर सकते हो। आई वुड लाइक टू आस्क हाँ, समथिंग टू इट। लाइक आई गेस अगर हम इसको प्लान बी से शिफ्ट करके ए पे कर दें, रीआइट्रेट करके, तो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल। अगर मैं अपना एग्जांपल बताऊं, मैंने आज से शायद 13-14 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी, बीकॉम ऑनर्स। मैं तब की बात बता रहा हूँ कि जब तब भी बहुत इश्यूज होते थे जॉब को लेने में, कि यू हैव जस्ट कंप्लीटेड ग्रेजुएशन, तो जॉब थी भी तो बहुत माइनर जॉब्स थी, लाइक 15,000 20,000। तो MBA भी करना ही पड़ा उस चक्कर में कि यार MBA करना ही पड़ेगा अब तो। बट उसके बाद भी ऐसे कोई रीअश्योरेंस नहीं थी कि आपको जॉब मिलेगी मिलेगी, क्योंकि एक टाइम ऐसा आ गया है कि पीपल हैव शिफ्टेड टू ऑनलाइन। मतलब अगर मैं 2017-18 की बात करूँ, पीपल हैव स्टार्टेड शिफ्टिंग, धीरे धीरे शिफ्ट होना स्टार्ट हुआ था। बट ये कोविड के बाद वो कम्प्लीटली शिफ्ट हो गया। सो अब लोग ग्रेजुएशन को या कॉलेज को एक डिग्री के फॉर्म में ही देखते हैं, चाहे वो कंपनी हो या बच्चे हों, क्योंकि उनको खुद पता है कि यार कॉलेज कर भी लिया, उसके बाद भी हमारे पास नहीं है जॉब। और ये प्रूवन फैक्ट है, ये उनके फ्रेंड्स भी हैं, हो सकता है उनके खुद के भाई बहन भी हों। सो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो आके खुद बता देंगे कि हमारे भाई बहनों ने कर रखे हैं कोर्स और उनको बहुत अच्छी जॉब मिली, तो अभी भी हमें भी ये करना पड़ेगा। अभी हम लोग ग्रेजुएशन में हैं या करंटली कर चुके हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि जो बच्चे ऑलरेडी डिस्टेंस से नहीं करके दे आर इनटू रेगुलर कॉलेज, वो भी कर रहे हैं, क्योंकि उनको खुद पता है कि इसके बाद जॉब नहीं मिलने वाली, स्किल चाहिए ही चाहिए फॉर श्योर। आपका इसमें कुछ व्यू पॉइंट सुशांत? इसमें मैं एक स्टूडेंट के बारे में बताना चाहूँगा। मेरी एक स्टूडेंट थी कशिश, और वो भी ग्रेजुएशन में ही थी। उसने कोर्स ज्वाइन किया और शी वॉज लाइक आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर थिंग्स। और ये जेंजी में है, मतलब वो किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहते, दे वॉन्ट टू एक्सप्लोर एवरीथिंग। और क्लास में मैंने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, अफिलिएट मार्केटिंग। और ये सुनने में भी बहुत फैंसी वर्ड लगता है, अफिलिएट मार्केटिंग ऐसे करके, तो स्टूडेंट बहुत अटेंटिव हो जाते हैं कि आज कुछ मतलब बहुत अच्छा सा सीखने को मिलेगा। और ये एक्चुअल में है भी, मतलब यू कैन अर्न वाइल यू आर लर्निंग। तो मैंने उस टॉपिक को बहुत ही ईजी वे में स्टूडेंट्स को सिखाया कि आप इस तरीके से एक बहुत ही अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी आपको नहीं देना पड़ेगा। उस स्टूडेंट ने, कशिश ने, उसको बहुत सीरियसली लिया, और उसने क्लास के बाद भी मुझसे पूछा कि अगर मैं ये स्टार्ट करूं तो क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो? तो मैंने कहा हाँ, ऑब्वियस बात है, कोई दिक्कत नहीं, आप शुरू करो। और मतलब यकीन नहीं होगा आपको, उसने 2 महीने में 61,000 की अर्निंग की थी ड्यूरिंग द कोर्स। और कोर्स ख़त्म होते होते, जब हम क्लोजिंग करते हैं कोर्स की, बैच कॉन्वोकेशन, हाँ, कॉन्वोकेशन से पहले ऑलमोस्ट मैंने जब उसका अकाउंट चेक किया था तो 1,21,000 समथिंग अर्निंग उसकी थी। वो उसके अकाउंट में उसका अमाउंट वो अर्न कर चुकी थी। हाँ बिल्कुल, उसमें से कुछ अमाउंट पेंडिंग में था जो विड्रॉल के लिए था, और ऑलमोस्ट 74-75,000 की अर्निंग वो विड्रॉल कर चुकी थी। बहुत बढ़िया। तो ये तो पूरी जो उसने अपना फीस DIDM को पे की होगी, उसका ROI आ गया। अरे बिल्कुल। और एक करियर भी मिल गया उसको, हाँ, जिसमें वो आगे ग्रो भी कर रही होगी। बिल्कुल, अभी भी वो करती है, और उसके फ़ोन आ जाते हैं कि सर यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं उसको बता देता हूँ कि आप ऐसे करो तो ज़्यादा बेटर होगा। तो उससे मिल जाता है, मतलब उससे बेनिफिट मिल जाता है। ओके। अच्छा, आप लोग एक बात बताइए कि कई बार क्लास में ऐसा भी टाइम आता होगा जब हो सकता है कि स्टूडेंट बोरिंग जोन में चला जाता हो, या जो आप पढ़ा रहे हैं, आप तो खैर बेस्ट ही पढ़ाते हैं ऑफ कोर्स, बट स्टिल
ये हो जाता है ना कि स्टूडेंट बोरियत में हो गया, या क्लासरूम का जो पूरा सिचुएशन है वो थोड़ा ऐसा लग रहा है सर ये टॉपिक तो बोर है, इसमें मज़ा नहीं आ रहा, ऐसा कुछ, तो इसमें कैसे फिर करते हैं? उस चीज़ को टैकल करने के मेरे पास 2 तरीके हैं। तो पहला है क्वेश्चनियर्स, जो रिसेंट हमने पढ़ा चुके हैं उसके बारे में हम क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं कि आप कितना अंगेज थे कल। तो सडनली क्या होता है कि जिस हमें लगता है कि जो बच्चा ज़्यादा बोर हो रहा है उससे अगर क्वेश्चन पूछोगे ना तो उसके अराउंड जो बच्चे होंगे सारे अलर्ट हो जाएंगे। और दूसरा है टास्क। हम क्लासरूम में क्या करते हैं कि छोटे छोटे टास्क या एक्टिविटीज़ के लिए उसमें हमने कैंपेन दे दिया कि चलो एक केस स्टडी है, आप इसके ऊपर कैंपेन डिज़ाइन करके दो। वो केस स्टडी जो हमारी रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है या फिर जो हम प्रीवियस अपना कर चुके हैं। तो बच्चे जब हमारी लाइव केस स्टडी के ऊपर कैंपेन रन करते हैं तो उसमें मैंने क्या किया है कि ग्रुप बनाए हैं, 3 to 4 लोगों के ग्रुप बनाए और आपको एक टाइम दिया कि आपको ये 1.5 में टास्क पूरा करना है। और जो ग्रुप जीतेगा उसको हम एक स्मॉल गेस्चर के तौर पे, जैसे चॉकलेट्स हैं या फिर कोई फोटोग्राफ है, या हम उनको कहते हैं कि आप पिक क्लिक करो और आप लिंक्डइन पे DIDM को टैग करो। तो उससे क्या होता है, क्योंकि DIDM के पेज पर बहुत सारी कंपनीज़ के ऑलरेडी HRs या मैनेजर्स आते रहते हैं, तो वहाँ से उनको विजिबिलिटी मिलकर उनके जॉब प्लेसमेंट में भी हेल्प हो जाती है। वेरी नाइस, स्मार्ट पे। तो ये बहुत एक फ़न एक्टिविटी भी है और एंगेजिंग भी है, और उनको एक लाइव एक्सपीरियंस मिलता है कि किस तरह से हम किसी क्लाइंट को टैकल करते हैं, और या फिर हम एक प्रेशर में किस तरह से एक फ़न एक्टिविटी के भी हो जाता है, और उनको ये पता लगता है कि हमें जब कंपनी में जाएंगे तो किन किन सिनेरियोज़ में हमें काम करना होता है। तो वहाँ पर हम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिशन होगा, टफ होगा तो सीखेंगे। तो उससे क्या होता है कि पता ही नहीं चलता कि सर प्लीज़ 5 मिनट दे दो। तो टास्क को हम टास्क की तरह करते हैं, बड़ा सीरियस, और मज़ा बहुत आता है। तो इससे बच्चे सीख भी जाते हैं और उनका करियर भी ग्रो हो जाता है। पंकज, आप कैसे करते हैं? सर इसमें 2 वेज हैं। एक तो उनका फेवरेट क्वेश्चन या फेवरेट टॉपिक, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछना ताकि उनका वो उस करंट जोन से बाहर लेकर आना। या अगर थोड़ा ज़्यादा ही बोर हो गए, कई टॉपिक्स हो जाते हैं जो थोड़े बोरिंग हो जाते हैं, कभी कभी वो हर जगह ही होते हैं, तो उधर स्टैंड अप कॉमेडी क्लास में अच्छा, थोड़ी देर के लिए कि 2 लोगों को साथ में खड़ा किया एंड लेट्स सी कि कौन कितना ज़्यादा हंसा सकता है। सो वहाँ से एक चीज़ समझ आती है, जैसे शुरू में किया था तो थोड़ा बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हुए इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी, तो हमने उसको अपने क्लाइंट्स में भी यूटिलाइज़ करना स्टार्ट करा। वो जो कंटेंट निकल कर आया, फिर हमने अपनी रील्स के अंदर भी स्टार्ट करा। तो ऐसा मैं करता रहता हूँ कि कभी कभी जैसे महीने में 1-2 बार की क्लास में कुछ स्टैंड अप कॉमेडी टाइप हुई, एंड उसके अंदर वी यूटिलाइज दिस कंटेंट फॉर आवर कंटेंट क्रिएशन विच इज़ वीडियोस पार्ट। सर आपका इसमें क्या थॉट प्रोसेस है कि अगर कभी ऐसा सिनेरियो रहता है तो कैसे क्या हैंडल होता है? सर हमें ना थोड़ा बहुत अब तक आइडिया है कि कौन से टॉपिक स्टूडेंट्स को थोड़े से बोरिंग लगते हैं और कौन से टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं। सो उसका एक वे आउट हमने फाइंड किया कि हमने जब पता लगाया कि स्टूडेंट्स को ये पर्टिकुलर टॉपिक बोरिंग लगना है, हमने स्टूडेंट्स को उन टॉपिक्स पे प्रेजेंटेशन बना के प्रेजेंट करने के लिए दे दी। अब स्टूडेंट उस टॉपिक को, क्योंकि हमें पता है हम पढ़ा रहे हैं, वो शायद उतने इंटरेस्ट से नहीं पढ़ेगा बिकॉज टॉपिक बहुत बोरिंग है, लेकिन अब मैंने उसे प्रेजेंटेशन बनाने का टास्क दिया हुआ है और आके प्रेजेंट करने का टास्क दिया हुआ है। अब वो स्टूडेंट उस बोरिंग टॉपिक को घर पे जाके पढ़ेगा, पूरा जाके थॉरोली पढ़ेगा, उस पर एक PPT बनाएगा और क्लास में प्रेजेंट करेगा। मेरा जो ऑब्जेक्टिव था कि उस बच्चे को वो बोरिंग टॉपिक में सिखा सकूं, वो ऑब्जेक्टिव क्लास में मैंने पूरा किया, प्लस अब उस बच्चे की मैंने इतनी मेहनत करवा दी कि वो टॉपिक उसको अच्छी तरह से समझ में आ गया और वो इतना लायक हो गया कि वो पढ़ा भी रहा है। तो हमने प्रेजेंटेशंस करवानी स्टार्ट कर दी उन बोरिंग टॉपिक्स की। ऐसा नहीं हम इंटरेस्टिंग टॉपिक्स की नहीं करवाते, लेकिन स्पेसिफिकली जो हमें पता है टॉपिक थोड़ा बोरिंग है, उन पे बच्चे खुद प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं हमारे सिखाने के बाद। तो ये एक बहुत अच्छा वे है जिससे बच्चे बहुत थॉरोली उस टॉपिक को सीख जाते हैं। तो ये स्टूडेंट को कैसे वापस लेकर आना है ऑन इंटरेस्टिंग जोन, वो एक टीचर को पता ही होता है, तो उस हिसाब से आप लोग उसको मैनेज करते हैं। कभी फन से, कभी इस तरह से प्रेजेंटेशन बनवा के, सबका अपना अपना वे है, लेकिन हमारा थॉट प्रोसेस ये है कि हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कुछ टॉपिक हो सकता है मोनोटोनस हो, बोरिंग हो, लेकिन उन पे भी हमें स्टूडेंट को एक पकड़ बना के रखनी है, नॉलेज लेके जाए। बिल्कुल 100%। राइट। इसमें एक और चीज़ मैंने मतलब नोटिस की है, कई बार ऐसा होता है कि अगर सिर्फ हम ही डिलीवर कर रहे हैं और सामने इंटरेक्शन नहीं है, तब स्टूडेंट ज़्यादा बोर होता है। तो अगर मेरे साथ कोई ऐसी सिचुएशन बनती है
तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं उनसे सीधे बोलता हूँ कि भाई आप एक काम करो, मैं काम करता हूँ, आप मुझे बताओ कैसे करना है। लाइक अगर हम एक फेसबुक कैंपेन बना रहे हैं तो मैं उसको स्टार्ट करता हूँ, मैं उनसे सिंपली पूछता हूँ मुझे क्या नाम देना है इसको, अब मुझे आप बताओ कि मुझे कौन सी ऑडियंस चूज करनी है। तो इससे क्या होता है कि एक स्टूडेंट ने बताया कि ऑडियंस की एज 18 to 24 होनी चाहिए, दूसरा स्टूडेंट कह रहा है नहीं 25 to 34 होनी चाहिए। तो एक डिबेट जैसा स्टार्ट होता है और एक कंक्लूजन के साथ मैं उसे फिर एंड करता हूँ कि कौन सही है और कौन गलत है। तो उनको भी वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और मेरे ख्याल से उनका एक मतलब दिमाग एकदम से ओपन हो जाता है कि हाँ, मैं जो सोच रहा था हमेशा वो सही नहीं होगा, दूसरा भी मुझे कोई मतलब एक्सप्लेनेशन अगर दे रहा है या फिर दूसरे ने जो जवाब दिया है वो भी सही हो सकता है। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा सिद्धार्थ जी, कि हमने एक और काम करा, हमने केस स्टडीज़ ऐड करी। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पर हम लोग एक कंपनी जो ऑलरेडी किसी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के थ्रू अपने बिजनेस को बहुत अच्छी तरह प्रमोट कर चुकी है, या एक कंपनी जो किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में थी और उसने वहाँ से अपनी कंपनी को बाहर निकाला किसी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के थ्रू, हमने वो सारी केस स्टडीज़ इनकॉर्पोरेट करी अपने कोर्स में। अब चाहे वो टॉपिक बोरिंग हो, इंटरेस्टिंग हो, दैट डजंट मैटर, लेकिन हमने स्टूडेंट्स को केस स्टडीज़ देनी स्टार्ट करी और उनसे पूछा कि आप इसका सोल्यूशन लेकर आओ। अब एक स्टूडेंट उस केस स्टडी को पढ़ रहा है, उसका सोल्यूशन ढूंढ के निकाल रहा है, और आप सोचिए वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा है। उसका सोल्यूशन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, उसका सोल्यूशन हो सकता है आउट ऑफ द बॉक्स भी हो, लेकिन कम से कम वो मेहनत कर रहा है। बाद में हम उसे कंक्लूड करते हैं कि उस कंपनी ने क्या किया था और कितने तरीके हैं सेम काम को करने के। बट केस स्टडीज आई गेस अनदर एक बहुत अच्छा तरीका है किसी भी बच्चे को कोई भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टॉपिक पढ़ाने के लिए। सॉरी, स्टोरी टेलिंग हो गया, मतलब हाँ जी। ब्रांड केस स्टडीज हो गई, वो सारी 100% चीजें, उससे मोटिवेशन एक आ जाता है। जी बिल्कुल, स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छा टॉपिक। अच्छा, कंटेंट इज द किंग, ये बोला जाता है बहुत ज़्यादा अच्छे से डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में। ये बात कहाँ तक सही है स्पेसिफिकली कि कंटेंट ही मेन है? इस पे आप लोगों के अपने अपने थॉट्स क्या हैं? दानिश, आप बताएं। एग्जैक्टली जैसे कंटेंट है, जो कंटेंट क्रिएशन है, जैसे हम जो ये एक्टिविटी के थ्रू भी करवाते हैं, जैसे जब हमें रील्स डलवाना है या फिर कुछ भी कंटेंट क्रिएशन हमें करवाना है, तो सबसे पहले हम एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को। हम फाइंड आउट करते हैं कि स्पेसिफिक जो स्टूडेंट है या फिर कोई बिजनेस प्रोफेशनल है, उसका क्या स्पेसिफिक नीश है, उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से कंटेंट बनाया जाएगा। जैसे आजकल काफ़ी ज़्यादा फेमस है मीम मार्केटिंग, हाँ जी, राइट। सो मीम मार्केटिंग के थ्रू किस तरीके से अपनी मार्केट प्लेस को हमें फेमस करना है, हमें आगे लेकर आना है, तो उसी के रिलेटेड हम रील्स बनाते हैं, एक फ़नी वे में, एक एक्टिविटी वे में, क्योंकि कंटेंट इज़ किंग। हर प्लेटफॉर्म पर अगर आप देख लो कि कंटेंट आपके लिए किंग की तरह काम करता है। जितना अच्छा आपके कंटेंट होगा उतनी ज़्यादा इंगेजमेंट आएगी, उतना ज़्यादा आपको व्यूज़ मिलेंगे। सो कंटेंट तो पूरी मार्केट प्लेस पे वर्क करता ही है। मतलब आप मानते हैं कि कंटेंट इज द किंग। Right. और आप कोई कुछ कहना चाहें? सब सी एवरीथिंग अराउंड अस इज कंटेंट। हम लोग बात करें भी कंटेंट है, हम गाने सुनते हैं वो भी कंटेंट है, कोई वीडियो देख रहे हैं वो भी कंटेंट है। सो इट डिपेंड्स की द टाइप ऑफ कंटेंट यू आर वर्किंग ऑन, कि आप वेबसाइट के लिए कुछ बना रहे हो या सोशल मीडिया के लिए बना रहे हो। अब जैसे कहा कंटेंट इज किंग, ये बिल्कुल कम्प्लीटली जस्टिफाइड है और ये शायद आने वाले सालों तक ये जस्टिफाइड ही रहेगा, क्योंकि हर किसी को कंटेंट ही देखना है, चाहे वो इंस्टाग्राम का हो, यूट्यूब का हो, किसी की वेबसाइट का हो, ब्लॉग हो, कुछ भी हो, दे वांट टू रीड कंटेंट ओनली। अब जैसे बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, अगर आप उनकी कभी वीडियोस देखोगे, वो हमेशा ये बोलेंगे फोकस ऑन योर कंटेंट। व्हाई दे से दिस? क्योंकि लोगों का टेस्ट ये बहुत डिपेंड करता है, ये बहुत मैटर करता है। सो अभी हम एक ऐसे वर्ल्ड में है जहाँ पे एल्गोरिथम बहुत ज़्यादा ओवर पावर कर चुकी है हमें, जहाँ पे कंटेंट के ऊपर ही सब कुछ चल रहा है। बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो भी यही चीज़ ही बोलते हैं कि अगर आपको मार्केट को रूल करना है तो यू शुड फोकस ऑन योर कंटेंट, कि कंटेंट अच्छा होगा, लोग देखेंगे, एंड सारी की सारी एंगेजमेंट डिपेंड भी कंटेंट के ऊपर ही करती है। आप चेक कर लो, जितने भी बड़े बड़े एंगेजमेंट वाले अकाउंट्स हैं, सबके ऊपर कंटेंट ऐसा ही है कि जहाँ पे यू आर मेकिंग पीपल लाफ, या आप उनके साथ एक इमोशनली कनेक्ट कर पा रहे हो। एंड मार्केटिंग इज़ ऑल अबाउट कनेक्शन, एंड थ्रू दिस आर कोर्स हम लोग यहाँ पे भी ये ट्राई करते हैं कि यूज़र की साइकोलॉजी को, जिसको हम लोग न्यूरो मार्केटिंग कहते हैं, उसको कैसे रीड कर सकते हैं, उसको कैसे समझा सकते हैं, ताकि हम एक ऐसी मार्केट, ऐसी निश कैप्चर कर पाए जहाँ पे वो अपनी सेल्स को थोड़ा सा इम्प्रूव करें।
सर आपका व्यू पॉइंट क्या रहेगा कंटेंट को लेके? कंटेंट को थोड़ा सिंपलर फॉर्म में भी सर आप बताएं, कैसे समझें हम लोग कंटेंट क्या होता है? सिद्धार्थ जी, मैं इस पर थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव रखना चाहूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि कंटेंट से पहले पीपल है, तो बेसिकली कंटेंट भी टारगेटेड होना चाहिए। सो अभी हम लोग जैसे बात कर रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं एक ट्रैवल एजेंसी के लिए कंटेंट लिख रहा हूँ और मैं अमरनाथ एक टूर ले जाना चाहता हूँ। नाउ माय टारगेट ऑडियंस जिनको मैं ले जाना चाहता हूँ वो यूथ हैं। सो मेरा टाइटल होगा एडवेंचरस ट्रिप टू अमरनाथ। बट ऑन दी अदर एंड अगर मेरा जो टारगेट मार्केट है वो ओल्डर एज पीपल है, तो मेरा टाइटल होगा रिलीजियस ट्रिप टू अमरनाथ, राइट? सो सबसे पहले हमें समझना पड़ता है हमारी टारगेट ऑडियंस कौन है, वो कौन से प्लेटफॉर्म्स पे है, वो किस तरह का कंटेंट रिसीव करना पसंद करते हैं, क्या वो वीडियोस देख रहे हैं, वो ब्लॉग्स पढ़ने में इंटरेस्टेड है, किस तरह की लैंग्वेज। देखिए अगर जेनजी को लिखेंगे तो मैं जरूर फोमो और इन सब वर्ड्स को यूज करूंगा, बट इफ आई एम राइटिंग समथिंग फॉर द एल्डरली पीपल आई वोंट यूज दीज काइंड ऑफ वर्ड्स एंड आई कैन नॉट यूज। सो कंटेंट समझना, सबसे पहले अपनी बायर्स पर्सोना को समझना है। आप उसे समझिए, उसके अकॉर्डिंग आप प्लेटफॉर्म चूज कीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप वर्ड्स चूज कीजिए और उस तरह से आप लिखिए। एक और चीज़ जो कंटेंट को बोरिंग बना सकती है, दैट कैन बी, अगर आप सिर्फ कंटेंट लिखे जा रहे हैं, टेक्स्ट पेज है या कुछ भी है, आप उसमें इमेजेस यूज़ कीजिए, वीडियोस यूज़ कीजिए। अगर आपका वीडियो बेस्ड कंटेंट है तो उसको भी आप एंगेजिंग बना सकते हैं। तो बेसिकली टारगेटिंग, कंटेंट, फॉर्मेट्स, ये सब साथ साथ चलता है, तब जाके एक अच्छा कंटेंट डेवलप होता है। दैट्स व्हाट आई फील। शशांक जी, आपका इसमें कोई भी point? सर मेरा आंसर भी वैभव सर की तरह ही है, बट थोड़ा सा अपने पर्सपेक्ट से है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि इफ़ कंटेंट इज किंग देन हु इज़ द क्वीन? ऑडियंस इज द क्वीन। इफ़ द क्वीन इज हैप्पी देन किंग इज हैप्पी। तो अगर हमारी ऑडियंस हैप्पी है ना तो हमारा कंटेंट अच्छा है। अब हमें ये समझना पड़ता है कि ऑडियंस या क्वीन को चाहिए क्या, व्हाट देयर नीड्स, हम किसके लिए काम करते हैं। तो मेरा प्रोस्पेक्ट यही है कि हम इस पूरे दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग में हम किस चीज़ पे फोकस करते हैं कि हम किसके लिए कर रहे हैं कोर्स, या किसके लिए हमें ये फील्ड चूज़ करनी है। बिजनेसेस के लिए क्या चाहिए? सेल, राइट। सर्विसेज के लिए लीड, और जो लोग आइडियाज़ देते हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, उनको चाहिए फॉलोअर्स। सो इट्स ऑल अबाउट मार्केटिंग कि उनकी नीड क्या है, उनकी नीड को समझो, उनके लिए उस प्रोस्पेक्ट को पूरा करो, दैट इज़ कॉन्टेंट। एंड देन इफ़ क्वीन इज़ हैप्पी देन ऑलवेज किंग विल बी हैप्पी। बहुत बढ़िया तरीके से आपने समझा दिया कंटेंट के बारे में। सुशांत जी, आपका कुछ इसमें इनपुट? मैं बस ये कहना चाहूँगा कि कंटेंट जो है वो एक तरीका है ऑडियंस से कनेक्ट करने का। जितना अच्छा आप ऑडियंस से कनेक्ट कर पाएंगे उतना अच्छा आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। सो द कंटेंट इज़ द किंग। सो ओवरऑल ये समझ में आता है कि जो कंटेंट है वो एटॉमिक पार्टिकल है पूरे डिजिटल मार्केटिंग का, राइट। राइट? सो कंटेंट है तो सब कुछ है, बिल्कुल, राइट? सो अब एक माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, क्विक क्वेश्चन। कोई एक ऐसा प्रोफेशन बताएं जिस प्रोफेशन या जिस प्रोफेशनल को आपने डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग या कोर्स अपने अब तक टेन्योर में कभी नहीं दिया हो। नहीं दिया हो हाँ, क्वेश्चन है नहीं दिया हो। दिमाग में नहीं आ रहा। कि सबको हमारे ही पास पढ़ा है। एडवोकेट्स, डॉक्टर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर, लॉयर्स, डिफेंस, डिफेंस। हाँ बिल्कुल, Defense मैंने personnels भी। एक आर्मी पर्सनल को पढ़ाया है। पुलिस को भी पढ़ा है हमने। पुलिस को ही पढ़ा है। मतलब पुलिस Even पर्सनल्स एक, को भी आपने हाँ, पढ़ाया है। इवन सर पॉलिटिशियन को भी हमने पढ़ाया है। ओके। सो ओवरऑल ये इससे कंक्लूड होता है कि आप किसी भी प्रोफेशन से हो, आप किसी भी एज ग्रुप से हो, डिजिटल मार्केटिंग इज द नीड। इसे हम कोर्स या स्किल से भी ऊपर देखें तो इट इज़ समथिंग जो नीड है, जस्ट लाइक इंटरनेट से भी ऊपर आ चुका है ये, राइट? सो इसी के साथ आज का ये जो हमारा एपिसोड है अब एंडिंग की तरफ आ चुका है। और सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूँगा आप सब पैनलिस्ट का। आप सब ने अपना वैल्यूबल टाइम निकाला अपने क्लासेस से और आज हमें ज्वाइन किया इस पॉडकास्ट में, जो कि एक ग्रुप पॉडकास्ट है। और यहाँ पर हमारा पर्पस ये था कि हम डिस्कशंस करें, बातें करें, कुछ इस तरीके के टॉपिक्स पर डिस्कशन करें जो आज हमारी ऑडियंस के लिए ज़रूरी है। सो थैंक यू वैभव सर, थैंक यू शशांक जी, थैंक यू पंकज जी, थैंक यू दानिश जी, थैंक यू सुशांत जी। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। एंड सबसे ज़्यादा थैंक्स मैं कहना चाहूँगा हमारी ऑडियंस का, जिसने कंटिन्यूसली सारे एपिसोड्स हमारे वॉच करे
और आज इस एपिसोड को भी आपने देखा, आपने समझा होगा कि डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ 2 वर्ड नहीं है, इट इज़ अ होल वर्ल्ड। इसमें बहुत कुछ आता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके माइंड के कन्फ्यूजन्स होंगे। आप अगर कन्फ्यूज्ड हैं तो आपको क्लैरिटी मिली होगी, अगर आपको कोई डायरेक्शन चाहिए थी तो आपको क्लैरिटी मिली होगी अपने करियर के लिए, अगर आप बिज़नेस में ऑलरेडी हैं लेकिन आपको बिज़नेस को अपस्किल करना था तो भी आपको क्लैरिटी मिली होगी, हर एंड पे आपको क्लैरिटी मिली होगी। सो आपको भी अब समझ में आया होगा कि वाई डिजिटल मार्केटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ for everyone and why digital marketing is from DIDM, Delhi Institute of Digital Marketing। इसी के साथ इस पॉडकास्ट को मैं एंड करूँगा एक एडवाइस के साथ। वन ऑनेस्ट एडवाइस टू द पेरेंट्स बिफोर इन्वेस्टिंग इन देयर चाइल्ड्स फ्यूचर, डोंट गो बाय promises, go by process, because process makes your child's future safe, secure and successful. So make sure your child should not just get enrolled, he or she should get success। थैंक यू सो मच कि आपने हमारे सभी एपिसोड को फॉलो किया। आपने देखा होगा कि हमारे ट्रेनर्स कितने हार्ड वर्किंग के साथ अपने ट्रेनिंग्स और अपने सभी स्टूडेंट के साथ वो कनेक्ट रहते हैं कि ताकि उनका एक फ्यूचर सेटल डाउन हो सके। एज अ फाउंडर एक प्राउड मोमेंट भी रहता है कि जो भी आपकी टीम मेंबर्स हैं वो अपने एक हार्ड वर्किंग से इस कंपनी joining us।